हेलो। टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो अपने को क्या पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन किन एसेट्स के ऊपर लगता है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पर लगता है। देखो, एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एसेट्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया था या फिर बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स कितने हैं? करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। यानी बिजनेस के अंदर तीन प्रकार की एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी 1 साल के अंदर जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? करंट एसेट्स में आती हैं। जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, ये सभी क्या है? ये है करंट एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी हैं या फिर बोल सकते हैं नॉमिनल एसेट्स। ये वो नाम मात्र की एसेट्स हैं जिनसे इन फ्यूचर बिजनेस को कुछ भी अमाउंट कैश में रिसीव नहीं होगी। यानी इन फ्यूचर इन एसेट्स से बिजनेस को कोई फायदा रिसीव नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल हैं डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये वो एसेट्स हैं, ये वो फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स हैं जिनसे बिजनेस को इन फ्यूचर कुछ भी रिसीव नहीं होगा। थर्ड दे रखा था कि नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं। यानी इन एसेट्स को सेल करने के पर्पज से बाय नहीं करते, बल्कि क्या है, बिजनेस में जो बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी जो बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहा है, यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन के पर्पज से जिन एसेट्स को परचेज किया जाता है वो किस कैटेगरी में आती है? नॉन करंट एसेट्स में। इन शॉर्ट ये बोल सकती हूँ कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होती। अब नॉन करंट एसेट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, सेकंड है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को बोल सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं? वो एसेट्स हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। कौन सी एसेट्स हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये कौन सी एसेट्स हैं? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। अपना कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। टेंजिबल एसेट्स के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। देखो ये ध्यान रखना, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर घट रही है तो बोल सकते हैं कि एसेट्स को डेप्रिसाइट किया जा रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर घट रही है तो क्या बोलते हैं? उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अगर टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू घट रही है, क्या वर्ड यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर घट रही है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। दोनों पॉइंट याद रखना, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स हैं। अब देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो देखो, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है, यानी डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअली एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एनी कॉजेज। यानी किसी भी कारण की वजह से अगर एसेट्स की वैल्यू परमानेंट डिक्रीज हो रही है, अगर किसी भी कारण की वजह से एसेट्स की वैल्यू परमानेंट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि एसेट्स की वैल्यू में अगर कमी हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट दे रखा था कि डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे एसेट्स की वैल्यू कम होती चली जाती है। सेकंड है कि सच फॉल इन द परमानेंट नेचर।
डेप्रिसिएशन ये नहीं कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कम हो गई एसेट्स की, और नेक्स्ट ईयर क्या दे रखा था, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो सच फॉल इन द परमानेंट नेचर, जो भी डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन हमेशा परमानेंट नेचर में लगता है। देखो ग्रेजुअली एंड परमानेंट डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट्स की वैल्यू लगातार कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा था कि वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू यूज या एक्सपायरी ऑफ टाइम, एसेट्स की वैल्यू टाइम की वजह से कम होती है या फिर यूज की वजह से कम होती है। एग्जाम्पल ले, अगर मान लो किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन को सेटअप कर रखा है, अगर मशीन को परचेज किया था 10 लाख के अंदर, आफ्टर 2 इयर्स मशीन की वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, क्योंकि उस मशीनरी को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट दे रखा था, एक तो उसको यूज किया जा रहा है, और सेकंड उसका टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि एसेट्स का हम यूज कर रहे हैं, यानी उसके जो पार्ट हैं, जो पुर्जे हैं, वो क्या है, घिस रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है। सेकंड क्या रीजन है, सेकंड रीजन है टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग एसेट्स की वैल्यू कम होती चली जाती है। थर्ड है डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यूएशन करने की प्रोसेस नहीं है। एसेट्स की वैल्यूएशन करने की प्रोसेस को डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, बल्कि डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स की जितनी भी टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट को हम एलोकेट कर देते हैं कई सालों के अंदर। मान लो हमने मशीनरी को परचेज किया था 10 ईयर के लिए, हम इस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं कि 10 साल के अंदर मशीनरी की टोटल वैल्यू को सेट ऑफ कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यूएशन का पता नहीं चलता, बल्कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एसेट्स की जो टोटल कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कई सालों के अंदर एलोकेट करने की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, डिक्रीज ओनली बुक वैल्यू, हमेशा ये पॉइंट याद रखना, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स की सिर्फ बुक वैल्यू के अंदर कमी आ जाती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी मार्केट वैल्यू नहीं गिरती। यानी अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन की वजह से बुक वैल्यू में गिरावट आती है, लेकिन मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। नॉन कैश एक्सपेंस है, ये आप सब जानते हो कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन के बदले इन बाहर पेमेंट नहीं करनी पड़ती, यानी अगर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, कैश पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो फीचर्स आपको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट फीचर्स है एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन, यानी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। आप एक ऐसी एसेट्स बता सकते हैं जिसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, वो है लैंड, ये ध्यान रखना। एसेट्स के ऊपर कभी भी, सॉरी, लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, लैंड की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है, यानी भूमि की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, कभी भी भूमि की वैल्यू यानी लैंड की वैल्यू गिरती नहीं। तो एक मात्र ऐसी एसेट्स है लैंड जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू ध्यान रखना, देखो फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर गिर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये डेप्रिसिएशन किस नेचर का है, परमानेंट नेचर का है। वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने के दो रीजन हैं, या तो हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं या फिर एसेट्स टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यूएशन करने की प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसके टोटल कॉस्ट को कई सालों के अंदर एलोकेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। डेप्रिसिएशन की वजह से सिर्फ बुक वैल्यू के अंदर कभी कमी आती है, कभी भी मार्केट वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन की वजह से कमी नहीं आती है। और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो ये है डेप्रिसिएशन और उसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन,
यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए किन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, किन मदों की रिक्वायरमेंट है। तो ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिनके बेस पर हम क्या डिटरमाइन करते हैं, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, यानी मान लो हमने बिजनेस के अंदर मशीनरी को परचेज किया है, तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी है, मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है। सेकंड है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, एसेट्स यूजफुल एस्टिमेट अनुमान लगा रहे हैं। देखो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, हमें नहीं पता कि मशीनरी 10 ईयर चलेगी या फिर 15 ईयर्स वर्क करेगी, बट अज्यूम करते हैं कि मशीनरी अज्यूम करो कि 10 ईयर्स ही काम करेगी। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अभी से एस्टिमेट लगाया है कि स्क्रैप वैल्यू एट द एंड, जब मशीनरी वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी उस टाइम पर उसकी स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जो लास्ट में बचेगा, जो हम क्या बेच देते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में बोले तो कबाड़ी को बेच देते हैं। यानी स्क्रैप वैल्यू का मतलब है जो बिल्कुल वेस्टेज बच गया है उस मशीनरी का, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तब उसकी कितनी वैल्यू अपने को रिसीव होगी अगर उसको बेच दें। तो एस्टिमेट कर लेंगे 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए। तो ये तीन फैक्टर हैं, इन तीन फैक्टर के बेस पर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, सेकंड है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, और थर्ड दे रखा था कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स की टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि बिजनेस के अंदर जब भी किसी भी एसेट्स को परचेज किया जाता है तो उस एसेट्स को परचेज करने में कितनी अमाउंट पे की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अमाउंट, प्लस उस मशीनरी को बिजनेस तक लाने के सभी एक्सपेंस, थर्ड उस मशीनरी को बिजनेस के अंदर सेटअप करने के सभी एक्सपेंस, यहाँ तक की अमाउंट किसकी कॉस्ट में इंक्लूड होती है, उस एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड है। मान लो बिजनेस के अंदर एक मशीनरी को परचेज किया था, तो मशीनरी की कॉस्ट साथ में मशीनरी को बिजनेस तक लाने के एक्सपेंस यानी जो भाड़ा जो रेंट था वो, थर्ड अगर उस मशीनरी को बिजनेस में सेट किया है तो मैकेनिकल के जो चार्ज बोल सकते हैं, यानी उसको मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। यानी मशीनरी को खरीदने से लेकर बिजनेस के अंदर लाने तक और बिजनेस के अंदर सेटअप करने तक के सभी एक्सपेंस किसके अंदर आते हैं, मशीन की टोटल कॉस्ट में इंक्लूड है। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी इन तीन फैक्टर के बेस पर कैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, एसेट्स की टोटल कॉस्ट है 5 लाख, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर, ये सभी अज्यूम किया है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1 लाख, हमने ये अज्यूम किया है कि आफ्टर 10 ईयर्स मशीन की जो वैल्यू 5 लाख थी वो कितनी रह जाएगी, ओनली 1 लाख रह जाएगी। यानी अब उस मशीनरी को बिजनेस में यूज करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। अगर उस मशीनरी को 10 ईयर्स के बाद में सेल किया तो उससे कितनी अमाउंट रिसीव होगी 1 लाख, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। देखो अगर अपने को क्या होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो ये तीन फैक्टर के बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स उसमें से स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स लगभग कितने साल चलेगी। हमने एग्जांपल में लिया था कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 5 साल आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू कितनी बच जाएगी 1 लाख, माइनस 1 लाख और डिवाइड बाई 10 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ 40,000। 40,000 अमाउंट को पर ईयर यानी एनुअली क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ये 40,000 किसके हैं, ये 40,000 इस मशीनरी के ऊपर लगा हुआ डेप्रिसिएशन है। यानी मशीनरी की टोटल कॉस्ट को 40,000 करके हम 10 ईयर्स के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। देखो मैंने जब डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसमें बताया था कि डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करता, बल्कि डेप्रिसिएशन एसेट्स की टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ ईयर के अंदर एलोकेट कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में मशीनरी की टोटल कॉस्ट 5 लाख थी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को लेस किया तो अमाउंट कितनी बच गई 4 लाख। अब 4 लाख मशीनरी की टोटल वैल्यू को हम कितने ईयर्स के अंदर 10 ईयर्स के अंदर एलोकेट करेंगे, तो 40,000 पर एनम
40,000 पर एनम डेप्रिसिएशन के तौर पर एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ करते जाएंगे। और कितने साल तक राइट ऑफ करेंगे? पर एनम 40,000 और 10 ईयर्स तक। तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो टोटल 4 लाख की एसेट्स जो 5 लाख की थी उसमें से 1 लाख तो स्क्रैप था जो हमें रिसीव हो गया। अब राइट ऑफ कितने को करना है? सिर्फ 4 लाख को राइट ऑफ करना है। तो पर एनम कितनी अमाउंट डेप्रिसिएशन के तौर पर राइट ऑफ करेंगे? 40,000। अब देखो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स दिए गए हैं। टोटल 8 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एनविटी मेथड, फिर है डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड और मशीन आवर रेट मेथड। लेकिन इन मेथड में से ओनली फर्स्ट और सेकंड ये 2 मेथड ही अपने सिलेबस के अंदर हैं। तो अपन अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। किसके ऊपर? फिक्स एसेट्स के ऊपर। फिक्स एसेट्स में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेस पर कैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। किसके ऊपर? टेंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर। अब देखो हम डेप्रिसिएशन के मेथड को सोल्व करते हैं, यानी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड दे रखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सिर्फ ये 2 मेथड अपने सिलेबस के अंदर है, बाकी सभी मेथड क्या है? सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। तो फर्स्ट मेथड दे रखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के दूसरे नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर बोल सकते हैं कि इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर बोलते हैं कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अदर नेम्स हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। उसके बाद क्या है? अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको स्ट्रेट लाइन मेथड को बताती हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं कि एसेट्स की वैल्यू 4 लाख है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 लाख है, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स है। तो फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। इसको हमने कैलकुलेट किया तो 30,000 पर एनम डेप्रिसिएशन हुआ। 30,000 पर एनम डेप्रिसिएशन हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर राइट ऑफ किया जाएगा जब तक इस 4 लाख में से ये 1 लाख लेस करने के बाद अमाउंट बचती है 3 लाख। जब तक 3 लाख को हम राइट ऑफ नहीं कर लेते तब तक 3 लाख राइट ऑफ कितने ईयर्स में होगा? 10 ईयर्स तक। तो लगातार 10 ईयर्स तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 30,000। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हर ईयर में फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट 10 ईयर तक डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। देखो फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या है? इसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स है। 10 ईयर्स तक 30,000 राइट ऑफ करेंगे। कहाँ करेंगे? P&L अकाउंट से राइट ऑफ करते जाएंगे। इसको 30,000 फिक्स रहेगी, इसलिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट इक्वल रहती है इंस्टॉलमेंट की, यानी ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहती है, फिक्स रहती है। ओरिजिनल कॉस्ट, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए बोला गया था क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है। देखो आप बोलोगे कि ओरिजिनल कॉस्ट तो 4 लाख थी, आपने स्क्रैप वैल्यू लेस करके 3 लाख पे है लगाया है डेप्रिसिएशन। देखिए देखो 4 लाख में से 1 लाख वो अमाउंट है जो आफ्टर 10 ईयर्स ये अमाउंट मशीनरी की फिर भी शेष रह जाएगी, यानी ये मशीनरी एकदम खत्म नहीं होती 10 ईयर्स के अंदर। तो जो वैल्यू लास्ट में 10 ईयर्स में एस्टिमेट करते हैं कि इतनी अमाउंट रह जाएगी उस मशीनरी की, उसको लेस करो, बाकी जो अमाउंट बचता है उसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के अंदर क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। याद रखना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, और एक है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है अपने पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलते हैं कि इसके अंदर इसके दूसरे नाम देख लीजिए पहले, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। रिड्यूस, देखो जैसे जैसे असेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी डेप्रिसिएशन कम लगता जाएगा। इसके अंदर चाहे असेट्स की वैल्यू कम हो लेकिन डेप्रिसिएशन इक्वल रहता है, फिक्स रहता है। इसके अंदर है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अगला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब है कम, जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे एसेट्स के ऊपर क्या लगता जाएगा, डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी शो कर रखी है, 40,000 शो की। एसेट्स की वैल्यू 40,000 है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। फर्स्ट ईयर के अंदर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 4 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया, 40,000। 40,000 के ऊपर 10% कितना हो गया, 4,000। नेक्स्ट ईयर 4,000 डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं है, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं है, बल्कि ये कौन सा है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। जितना बैलेंस बचता जाएगा एसेट्स का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, इस 40,000 में से इस 4,000 के डेप्रिसिएशन को लेस करके जितनी भी अमाउंट बचेगी, कितना बचा, 36,000। 36,000 के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगना है पर एनम, 10%। तो 10% लगाए तो कितना बना, 3600, यानी 3600। इस तरीके से क्या है, नेक्स्ट ईयर यहाँ पर थर्ड ईयर के अंदर क्या किया जाएगा, इस 36,000 में से ये 3600 को लेस करके जितनी भी अमाउंट बचेगी उस अमाउंट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये बोलता है कि जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन घटाने लगाने के बाद घटती जाएगी, उस घटी हुई वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू इक्वल रहेगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं इसको, इक्वल रहेगी, एकदम क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे एनुअली पर एनम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 30,000 का, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर 4,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सेकंड ईयर के अंदर क्या है, 3600 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या करेंगे, इस 36,000 में से 3600 को लेस करके और फिर उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी घटता जाएगा। ये क्या है, घटी हुई वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है हमेशा, 40,000 फिर 36,000 नेक्स्ट और भी। तो जैसे जैसे वैल्यू घटती जाएगी उसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो ये है अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड और ये है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन दो मेथड के बाद हम क्या डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से और अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट बोलते हैं कि इक्वल डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। मैंने आपको लास्ट थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था लास्ट स्लाइड में कि इक्वल डेप्रिसिएशन लगता है। इक्वल डेप्रिसिएशन जैसे 4 लाख में से 1 लाख हमने स्क्रैप वैल्यू को लेस किया था, स्क्रैप वैल्यू को लेस करने के बाद अमाउंट बची थी 3 लाख। 3 लाख को 10 ईयर में हमने एलोकेट किया तो पर एनम 30,000 डेप्रिसिएशन लगा था। 10 ईयर तक, स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट 10 ईयर तक 30,000 डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। किस मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा कम होती चली जाती है। डेप्रिसिएशन गोज टू डिक्रीज। कैसे होगी, क्योंकि हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं लगाते बल्कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर लगाते हैं। फर्स्ट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन लगाया था उस डेप्रिसिएशन को लेस करके किस में से, टोटल कॉस्ट में से, फिर जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन आता है वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है, यानी घटता ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। सेकंड है, ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है।
स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट करते हैं तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगता है। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की टोटल कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर को डेप्रिसिएशन को लेस करके जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा। कैन बी रिड्यूस टू जीरो। स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो एसेट्स की वैल्यू को हम रिड्यूस टू जीरो, एसेट्स की वैल्यू को जीरो तक ले जा सकते हैं। हम 30,000 करके डेप्रिसिएशन को लेस करते रहेंगे और आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद एसेट्स की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में जीरो शो करेगी। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड से एसेट्स की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो शो नहीं होती। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहती है, लो रहती है, और यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहती है, हाई रहती है। नोट अप्रूवल बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को कहां से अप्रूवल मिला हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने स्ट्रेट लाइन मेथड की बजाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अप्रूवल दे रखा है, यानी इसको ज्यादा बेस्ट मेथड माना गया है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती। तो देखो एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन इस मेथड में हमने एसेट्स की वैल्यू को जीरो भी कर दिया लास्ट में। कंबाइंड बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन और रिपेयर, देखो इक्वल इन डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो नोट अप्रूवल बाय इनकम टैक्स, कंबाइंड बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर, देखो डेप्रिसिएशन और रिपेयर का कंबाइंड बर्डन क्या रहता है, इक्वल रहता है। कैसे, अर्लियर ईयर के अंदर कम और लेटर ईयर के अंदर ज्यादा। देखो अगर मान लो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या है, मान लो हम अज्यूम करते हैं कि 30,000 का क्या है डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर भी 30,000 का डेप्रिसिएशन है। देखो डेप्रिसिएशन तो फिक्स रहेगा। स्टार्टिंग ईयर के अंदर रिपेयर के एक्सपेंस कम लगते हैं, क्योंकि मशीनरी बिल्कुल नई है, नई मशीनरी के ऊपर रिपेयर के एक्सपेंस ना के बराबर है। मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर मशीन के ऊपर रिपेयर के एक्सपेंस लगे थे 1,000 रुपए, लेकिन लास्ट 10 ईयर तक आते आते मशीन के ऊपर रिपेयर के एक्सपेंस पर एनुअली यानी पर ईयर कितने लगते हैं, कम से कम 10,000 लगते हैं। तो देखो 30 प्लस 1000, यहाँ पर कितना हुआ 31,000 और ये कितना हुआ था 40,000। तो मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग के ईयर में किसका बर्डन, डेप्रिसिएशन और रिपेयर का बर्डन कम रहता है, देखो कम रहा, लेकिन लास्ट ईयर तक जाते जाते डेप्रिसिएशन का किसका, देखो डेप्रिसिएशन और रिपेयर का बर्डन क्या होता है, ज्यादा होता है। इक्वली बर्डन अर्लियर एंड लेटर ईयर, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे एंडिंग हो, यहाँ पर बर्डन इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा इक्वल, इसका फर्स्ट रीजन दे रखा था, क्योंकि देखो अगर स्टार्टिंग के ईयर में यहाँ डेप्रिसिएशन कम लग रहा था, डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा लग रहा था तो रिपेयर कम लगेगा, अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है तो रिपेयर कम लगेगा, और लास्ट के ईयर में अगर डेप्रिसिएशन कम लगेगा तो रिपेयर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगी। इस वजह से क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ज्यादा बेस्ट माना गया है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी इस मेथड को अप्रूवल दिया है। तो ये अपना टॉपिक है डेप्रिसिएशन का। अब इसके डिफरेंस भी हमने क्या कर लिए है, डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।